और आज की इस क्लास में अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट कितने भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट आए, कौन कौन से आंदोलन चले। तो ये सारी कौन कौन से वन्य अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। अगर जैसे कभी कभी नहीं दिखता है कोई वीडियो, क्या है यहाँ ये PDF दिख रहे हैं ना, तो आप सुना करो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। 2002 में संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में खोला गया। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से प्रारंभ किया गया। कैलाश संखोला के नेतृत्व में आरंभ हुआ, इसलिए कैलाश संखोला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें कहा गया था कि भाई भारत में क्या टाइगरों की संख्या को बढ़ाना है। और अभी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है पीलीभीत में, इसको मिला है, तो इस बार ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सर्वाधिक रहती है सदैव। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार बाघों की संख्या 3000 के लगभग है। मध्य प्रदेश में सतना जनपद के मुकुंदपुर में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 6400 तक होने का अनुमान है। बाघों की गणना पगमार्क विधि या कैमरा ट्रिप विधि द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है पगमार्क विधि और कैमरा ट्रिप विधि किससे संबंधित है? बाघों की जनगणना के अनुसार। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार के अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु के परिवर्तन मंत्री होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु के जो परिवर्तन मंत्री होंगे वही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के भी होंगे। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर महाराष्ट्र में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिजर्व कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान भी है। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व हेरिटेज स्तर में शामिल एकमात्र मानस राष्ट्रीय उद्यान असम टाइगर रिजर्व है। अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आज हरकत कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट देख लें या प्रोजेक्ट गतपते, तो इनके सिर्फ आपको डेट याद रखनी, ज़्यादा डिटेल रखनी तो हमने पढ़ा दी। तो हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूमि झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। कहाँ से किया गया? 1922 सिंहभूम झारखंड से प्रारंभ किया गया। ठीक है, कुल 10 एलिफेंट रेंज है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। चलें अब देखते हैं हम एक सेकेंड। अब देखते हैं हाथी मेरा साथी अभियान कब है। तो यह अभियान एलिफेंटा 8 की मंत्री स्तर बैठक में हुई मई 2011 में प्रारंभ किया था। इस अभियान में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपको डेटें भर याद रखनी है जितना हम। गंगा डॉल्फिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये पूरा पढ़ाएंगे हम। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर को, वो प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी इसी में रखा गया। गंगा डॉल्फिन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगम नदी तंत्र में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं। पहली होती है बैजी डॉल्फिन, जो चीन की यांगजी नदी में पाई जाती है। सिंध की भूलन डॉल्फिन और बोटो डॉल्फिन अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा वर्ष 2007 को डॉल्फिन को जलीय डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया। नदी सुरक्षा के लिए डॉल्फिन को बायो मॉनिटरिंग टूल्स की संज्ञा दी गई। ठीक है, डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी गई। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चलाया गया रिवर फॉर लाइफ नामक अभियान डॉल्फिन से संबंध है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव ही है। ठीक है, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, 2010 से मनाया जाने लगा। गिद्ध संरक्षण पर परियोजना। एशिया में विलुप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया, सेविंग एशियन वल्चर फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, गिद्धों के संरक्षण के उद्देश्य हेतु हरियाणा एवं वन विभाग, बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी में मध्य 2006 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गिद्ध संरक्षण क्या हुआ? डिक्लोफेनेक को पूर्णतः, जो दिमाग दवा थी, इसको क्या कर दिया? जानवरों को दी जाने वाली बंद कर दिया गया। ठीक है, गुजरात में सबसे बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र धर्मपुर असम में खोला गया। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट,
तो देखो ओलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है जो उड़ीसा में के समुद्र तट पर स्थित है। इसका उपयोग कीमती दवा बनाने में किया जाता है। ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक संरक्षण की योजना प्रारंभ की 1975 में उड़ीसा कटक जनपद में भीतरकनिका अभ्यारण्य में है। ठीक है। कछुए का प्रजनन स्थल गहरमाथा में जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 30.5 मीटर चौड़ा द्वीप है, यह 2 नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभ्यारण्य है। रिडले प्रजाति के कछुआ संरक्षण में ऋषिकन्या और देव नदी मुहाना है। आगे चलते हैं भाई। हांगुल परियोजना, इस परियोजना का श्रीगढ़ 1970 में हुआ था। वर्तमान में हांगुल केवल कश्मीर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में शेष है। हांगुल रेडिया प्रजाति का हिरण है, इसे कश्मीरी टैग भी कहते हैं। आगे देखते हैं। गैंडा परियोजना, एक सींग गैंड वाले भारत में ही पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। 1987 में गैंडा परियोजना का प्रारंभ हुआ। तो गैंडा परियोजना का प्रारंभ हुई 1987 में। पश्चिम बंगाल की जल्दापारा, असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो पश्चिम बंगाल में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में गैंडों की संख्या प्रमुख वो काजीरंगा पाया जाता है, हमारा असम में, माफ़ कीजिए भाई। तो यहाँ से अभ्यारण्य भी होते जा रहे हो, यही अभ्यारण्य आपके पूछ लिए जाते हैं। एशियाई सिंहों के घर की उपमा गिर अभ्यारण्य को दी जाती है जो गुजरात में है, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कि यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये गिर सिंह परियोजना हो गई। हेमतेंदुआ परियोजना का प्रारंभ जो 2009 में हुआ। इस परियोजना का क्रियान्वयन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों में किया गया। आगे देखते हैं भाई। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में मगरमच्छ उड़ीसा के तिरकपाड़ा मगरमच्छ परियोजना को प्रारंभ किया गया। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। खारे जल में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या क्या है यहाँ पर? सर्वाधिक होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिगेटर घड़ियाल 1975 में आया। लाल पांडा परियोजना, ये तो इम्पोर्टेंट है। लाल पांडा परियोजना WWF के सहयोग से प्रारंभ की गई है। पूर्वी हिमालय प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे कैडबियर के नाम से जाना जाता है। यह सिक्किम तथा अरुणाचल के जंगलों में पाया जाता है। और लाल पांडा किस संगठन का सिंबल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो ये देख लीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संकुला, भारत में पक्षियों का प्रथम वन अभ्यारण्य वेदांखल में है। भारत में सर्वाधिक गैंडे असम में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट गोदावरण सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ किया गया। विश्व का करजन द्वीप केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी विहार भारत के गुजरात में है। टाइगर स्टेट की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी गई। जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हरियाणा के पंचकुला जनपद में स्थित है। यहाँ से देखना जब सीधे सीधे क्वेश्चन छपे मिलेंगे आप लोगों को। चिरांगू रिपू हाथी रिजर्व असम में है। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई। बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान है जहाँ चिंकारा पाया जाता है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम प्रदेश में है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड तथा सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जहां वन्य हाथी को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान किससे संबंधित होता है? हाथियों को पकड़ने के लिए। दिल्ली महाराजनगर के प्राणी उद्यान में जांगल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। बर्फ क्षेत्र के जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित पिना घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। भरतपुर पक्षी बिहार को विश्व धरोहर के क्षेत्र में 1985 शामिल किया गया। यह कहाँ? राजस्थान में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1973 में 3 क्षेत्रों में कार्यालय नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु में बनाए गए। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र अमेरिका के उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर स्थित है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन धरमपुर असम में खोला गया। मणिपुर थामेन परियोजना 1970 में आई थी। ठीक है। कस्तूरी मृग 1970 में आई थी, इतना ध्यान रखना। मणिपुर में लोकटक झील भी है। ठीक है। लोकटक झील के दक्षिण पूर्व में थामेन मृग पाए जाते हैं। इन्हीं को बचाने के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है। कस्तूरी मृग परियोजना IUCN की सहायता 1970 और इसका नाम दिया और यही आ गई। कस्तूरी मृग के प्रसिद्ध अभ्यारण्य केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से सिक्किम तथा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कस्तूरी केवल नर मृग के पित्ताशय में पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम होता है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडिकेनॉल। ठीक है। प्रोजेक्ट गोदावरण अभी पढ़ाया था। राजस्थान सरकार ने द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट गोदावरण आया। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बर्ड्स को गोदावरण कहा गया। ग्रेट इंडियन बर्ड्स घास भूमि आवास एवं सांकेतिक प्रजाति है।
भारत के वन देख लीजिए, सामाजिकी वन एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान कहाँ, प्रयागराज में है। भारतीय वन परिस्थिति उद्यान कोलकाता में है। वनांश आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान जबलपुर एमपी में है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन जोरहट में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है। वन संरक्षण आंदोलन देख लीजिए भाई, चिपको आंदोलन तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से प्रारंभ किया। चिपको आंदोलन का प्रारंभ गौरा देवी ने किया। चिपको आंदोलन का जनक सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता। इस आंदोलन के तहत 5F को वरीयता दी गई, भोजन, चारा, ईंधन, रेशे और उर्वरक। चलें, चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजड़ली गांव से प्रारंभ हुआ। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजी वृक्ष को बचाने के अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध किया। तो 1974 में आई, इसी से प्रेरणा ली थी 1973 खेजड़ी आंदोलन से। भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया। चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों की वृक्षों की कटाई को 15 वर्षों के लिए क्या कर दी, रोक लगा दी। अपेक्को आंदोलन क्या, उत्तर का चिपको आंदोलन, दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपेक्को आंदोलन के सामने आया। कन्नड़ भाषा में अपेक्को का अर्थ होता है गले लगाना। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कलासे वन के वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोश से 38 दिनों तक चलता रहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर बना हुआ, इसके विरोध में आया था। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की समृद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया। यह आंदोलन 1985 में प्रारंभ हुआ। जंगल बचाओ अभियान, सर्वप्रथम यह आंदोलन 1980 में बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात झारखंड और उड़ीसा तक पहुंच गया। यह आंदोलन बिहार राज्य के सिंहभूम जनपद से आदिवासियों द्वारा चलाया गया, जब सरकार प्राकृतिक जंगलों को काटकर वहां पर कीमती सागवान वृक्षों को लगाना प्रारंभ किया। अगला देखें, नवधान्य आंदोलन। यह आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं खेती जैविक को बढ़ाने के लिए किया गया है, दून घाटी में हुआ। ठीक है। गंगा बचाओ आंदोलन, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए चला गया। ठीक है। बिश्नोई आंदोलन, यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी के संत जानजोई द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन, यह आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली वन संरक्षण क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया। मैती आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्याण सिंह रावत द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है। शादी के विवाह के अवसर पर इन्हें दूल्हे की जूती चुराई की रस्म में नींग की परंपरा को खत्म करते हुए इन्हें दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में मैती में एक पेड़ लगाने की रस्म को शुरू किया, इसलिए वो मैती आंदोलन हो गया। बलियापाल आंदोलन, यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा बालेश्वर जनपद के बलियाल एवं भोगरकाव गाँव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से हुआ। इन क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग से भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई। ये पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन इम्पोर्टेंट है। यह आंदोलन 1985 में पश्चिमी घाट गोवा कन्याकुमारी में हुआ। यह जैव विविधता संरक्षण के बड़े बाघों का विरोध और विकास के विकल्प यह गैर सरकारी संगठन 1983 में अशोक खोसला ने स्थापित किया। संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। तरुण भारत संघ, यह आंदोलन राजस्थान जल समस्या उपलब्धता व केंद्र थे। यह आंदोलन राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2000 में आया। इस अधिनियम के अधीन 1 अक्टूबर 2003 को चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया। जैव विविधता अधिनियम देखिए भाई, जैव विविधता अधिनियम 2000 में आया। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्रकाशन 5 फरवरी 2003 को हुआ। जैव विविधता अधिनियम 15। ठीक है। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत सरकार ने 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ था। इस अधिनियम में 26 भाग व 4 अध्याय थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 26 भाग व 4 अध्याय थे। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों के संबंधों पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनपी का गठन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन में हुई मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में का क्या था परिणाम स्वरूप हुआ। यूनेप का मुख्यालय नॉर्वे केन्या में है।
ये याद रखना। यूएनईपी का मुख्यालय नॉर्वे केन्या में है। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसी का गठन हुआ और यूएनओ पर विश्व मौसम विज्ञान ने संगठित रूप से किया था। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस की पहल की, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, जबकि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। संयुक्त राज्य के स्पोनहेंस शहर में हुआ। प्रथम विश्व पर्यावरण की थीम थी केवल एक पृथ्वी। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को पर्यावरण की सुरक्षा में संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल या 1925 में रासायनिक जैविक हथियारों को प्रतिषेध करने के लिए हुआ। ठीक है। IUCN महा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। यह विश्व का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई। इसका दूसरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जो जेनेवा का निकट है। IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों सदस्य हैं। पौधे एवं पशुओं को विलुप्त होने से बचाना ही IUCN का प्रमुख कार्य है। IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची तैयार करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इसकी शुरुआत 1963 में हुई। तो रेड डाटा बुक की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डाटा बुक का प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में। IUCN जैव विविधता के संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है: जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका, हरित अर्थव्यवस्था। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। IUCN के अनुसार विश्व में सबसे अधिक संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक 1963 में जारी की गई। यह बुक विलुप्तप्राय, असुरक्षित एवं दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित है। क्रांतिक रूप से संकटाग्रस्त जीवों को गुलाबी पेज पर दिखा गया। तो जो संकटाग्रस्त हैं उनको गुलाबी पेज पर, जब कोई जीव पर्याप्त संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है तो उसे हरे पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। IUCN की रेड डाटा 9 वर्गों में है। जो EX है मतलब वो विलुप्त हो गए, EW हैं वो वनों से विलुप्त हैं, अति संकट C संकटापन EN होते, संवेदनशील BU से होते, संकट से निकट NT होते, संकट मुक्त LC, आंकड़ों का अभाव DD और अनाकलित NE। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड W, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना हेतु कार्य करता है। 1961 में स्विट्जरलैंड के मोजेस में एक धर्मार्थ के रूप में स्थापित हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका संगठन का स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। यह संगठन एक तरह का कोष है। इस संगठन को कार्यालय विश्व के अधिकांश देशों में है। भारत देश में WWF इंडिया कार्यरत है। 1986 में इस संगठन का नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पड़ा। साइट्स पूछा गया था एक बार बिहार TET में। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। साइट्स पर 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में पहली बार बनी 1976 में से लागू किया गया। यह जीवों तथा अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करता है। भारत साइट्स में 1976 में शामिल हुआ, जबकि आया कब से? 1973 में। इसका 17वां कोप सम्मेलन 24 सितंबर से 5 अक्टूबर 2016 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। आद्य भूमियों का रामसर सम्मेलन ये भी इम्पोर्टेंट है, 1971 में हुआ। तो पूछा जाएगा आद्य भूमियों पर रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में हुआ। संरक्षण के लिए रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुउद्देशीय सरकारी सम्मेलन 1971 में हुआ। रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन जो किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्तमान में सम्मेलन 169 पार्टीज हैं। यह समझौता 1975 में लागू हुआ। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। रामसर कन्वेंशनल संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय वातावरणीय संधियों से संबंधित है। इस समझौते के तहत आद्य भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमियों में सूचित में नामित किया गया। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत की 26 आद्य भूमि क्षेत्र शामिल किए गए, लेकिन अब तो ज़्यादा हो गए। ठीक है भाई, देख लीजिए 46 रामसर साइटें हो गई। अब कितनी होगी? पहले की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में 46 रामसर साइटें हैं। ठीक है, आगे देखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस में है, नाइजीरिया। अगला देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की 20वीं वर्षगांठ पर रियो डी जेनेरो ब्राजील में 3 से 13 जून 1992 में 120 देशों में राष्ट्राध्यक्षों में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। यह आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा किया गया। ब्राजील के रियो नामक शहर में आयोजित होने का इसे रियो सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों में टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की संज्ञा प्राप्त की गई। 1995 में पहला कोप सम्मेलन हुआ। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। अर्थ +5 इसके 5 साल बाद
23/1992 हुआ। तो न्यूयॉर्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को ही अर्थ+5 समिट कहा गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन कहा गया। इस 26 अगस्त 2004 से 2002 में आयोजित हुआ, 10 साल बाद उसके 5 साल बाद। इस सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। रियो+20 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शहर में 2012 में जून माह में रियो+20 सम्मेलन हुआ। रियो+20 सम्मेलन रियो डी जेनेरियो शहर के 20-22 जून 2012 को आयोजित हुआ। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन को 20 वर्ष बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका नाम रियो+20 सम्मेलन रखा गया। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी किया गया। रियो+2 की मुख्य 2 थीमें थी। हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण, गरीबी दूर करने के उपाय, संतुलित एवं सतत विकास की अवधारणा को समझ लेना भी आवश्यक है। आगे देखते हैं भाई। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की चुनौती को मुकाबला करने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया। इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। ठीक है, 169 देशों ने सहमति की उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड पर फ्लोरोकार्बन पर रोक थी। क्योटो प्रोटोकॉल में इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह संधि 2006 में रूस में हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुई। दिसंबर 2012 में दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को 2020 तक बढ़ाने की सहमति दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह 16 सितंबर 1987 को हुआ। बस ये याद रखें, जो डेटें हैं मैंने पहले भी कहा था, डेटें याद रखना। 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर की। इसी दिन से ओजोन दिवस मनाए जाने का निर्णय हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। इस प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले CFC रसायनों का विकल्प और ओजोन संगत तकनीकी विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। और इसी के साथ ये क्लास आपकी होती है समापन। मिलते हैं एक अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप सभी का।